नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बिल्कुल नहीं बीपीएससी को ध्यान में रख के कंप्लीट कराई जाएगी। आज इसी कड़ी में साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति आवश्यक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 38 नंबर का सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है और बदलते नए पैटर्न के अनुसार हो सकता है कि ऐसे कुछ प्रश्नों को बीच से संक्षेप में पूछा जा सके। 10 नंबर का भी हो सकता है, 12 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्शियस रहना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको किस तरीके से आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शुरुआत करना है भूमिका के रूप में। भूमिका के रूप में चूँकि पूरा आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है, तो आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करना है कि कब भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस प्रकार यहाँ पे घोषणा की गई, कोविड काल के दौरान में यहाँ पे क्या उसका उद्देश्य था, इसको आपको बताते हुए चलना है। अब यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन है कि विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति आवश्यक है, किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत के लिए। अब विनिर्माण क्षेत्र में जितना भी प्रगति हुआ है उन सारे ही प्रगति को आपको दिखाने की कोशिश करना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, मेक इन इंडिया को साथ में यहाँ पे लेके चलना, मैंने चर्चा करना ही होगा यहाँ पे। तो इसको आपको एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत ठीक है कवर करने का प्रयास करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे कि मेक इन इंडिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। चूँकि यहाँ पे जैसे आत्मनिर्भर भारत आएगा, मेक इन इंडिया भी दौड़ के आएगा, और मेक इन इंडिया जब दौड़ के आएगा यहाँ पे तो पूरे भारत को यहाँ पे बनाना है। विनिर्माण क्षेत्र तक अर्थात द्वितीय क्रियाकलाप तक सीमित नहीं रहना है। मेक इन इंडिया जैसे आएगा तो इसमें आपको द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप सारे ही चीज़ों को शामिल करके यहाँ पे चलना है और आपको दिखाना है कि मेक इन इंडिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका कितना इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा निष्कर्ष। एक टिप्पणी के रूप में, चेक एंड बैलेंस के रूप में आप निष्कर्ष कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं परिचय के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत की, तो यह जो स्लोगन जो दिया गया था, जैसा आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 के दौरान जहाँ पूरा विश्व यहाँ पे ठीक है अपनी अपनी आवश्यकताओं से पूरी तरीके से जूझ रहा था, अपने अपने हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे जूझ रहा था, उस समय यहाँ पे भारत भी उससे यहाँ पे अछूता नहीं था। तो उसी समय यहाँ पे दिया गया था कोविड-19 के दौरान। अगर डेट की बात करें यहाँ पे तो 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को यहाँ पे दिया गया था। अब इसके तहत ना सिर्फ मोदी के द्वारा यहाँ पे संकल्पना दिया गया, बल्कि यहाँ पे उन सारे ही चुनौतियों से, जो उस समय यहाँ पे चुनौतियाँ थी, उसके लिए बहुत ही बड़े रूप में अगर देखा जाए तो कोविड आर्थिक पैकेज भी यहाँ पे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोविड आर्थिक पैकेज दिया गया ताकि उन तत्कालीन विषम परिस्थितियों में भारत को रिलीफ मिल सके। लेकिन अब यही नहीं रुका, बल्कि यहाँ पे अब इसी आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, जिसमें कहा गया कि साफ साफ कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में, ध्यान रखिएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का सक्रिय भागीदारी यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और यह जो सक्रिय जो भागीदारी जो रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत को यहाँ पे पूरे के पूरे विश्व का यहाँ पे एक तरीके से बहिष्कार करेगा। जैसे था ना नेहरू का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम चाहे ठीक है अमेरिका में शामिल नहीं होंगे, सोवियत रूस में शामिल नहीं होंगे, बल्कि जहाँ से हमको ज़रूरत होगा वहाँ से हम लाभ लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, सक्रिय रूप से यहाँ पे भागीदारी करना है, सक्रिय रूप से भागीदारी करना है, न कि यहाँ पे बहिष्कार करना है, न कि इसका बहिष्कार करना है। ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर भारत हो गया तो भारत अब किसी की ज़रूरत नहीं है भारत को, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि भारत इसमें दुनिया के विकास में मदद करेगा। भारत दुनिया के विकास में मदद करेगा। किस तरीके से? तो आत्मनिर्भर भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। अब इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जो सुधार था करना यहाँ पे ज़रूरत था, जैसे कि इसमें बहुत सारा जो लचीलापन वाला जो सुधार था, लचीलापन वाला सुधार लाने का यहाँ पे प्रयास किया गया।
जो भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास किया गया, दक्षता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, कुल मिला के यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना है कि सबको साथ में लेके इस आत्मनिर्भर भारत के तहत चलने का प्रयास किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। और सारे ही एरिया को यहाँ पे चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक सारा एरिया यहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर भारत की राह पे नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति। विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिंदुओं को शामिल किया गया है। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का जो 5 स्तंभ है, सबसे पहले उसको बताना है। विनिर्माण क्षेत्र का महत्व क्या है, इसके बाद जो भी चुनौतियां अभी वर्तमान में मौजूद है उसको शामिल करते हुए चलना है। और फिर से मेक इन इंडिया एवं विनिर्माण क्षेत्र की जो भी प्रगति हुई है इसको शामिल करते हुए आपको अपने आंसर में पूरा ठीक है, मतलब लिखते चलना है। अब यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ, जो भी पिलर है, जब तक इन पिलर को आप नहीं समझेंगे तब तक इसमें क्या सुधार है, क्या चुनौतियां हैं, आप एग्जामिनर को भी बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं 5 स्तंभ की। 5 स्तंभ में नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए तो बात की जा रही है यहाँ पे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की, ठीक है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो यहाँ पे पूरी तरीके से परिवर्तन की तरफ इंडिकेट हो, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े उछाल की तरफ, जिसमें समृद्धि दर अधिक हो। समृद्धि दर यहाँ पे अधिक हो। जब तक बड़ी समृद्धि दर यहाँ पे नहीं होगी, कोई भी अर्थव्यवस्था गतिशील नहीं हो पाएगी। तो समृद्धि दर को यहाँ पे लाना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से गतिशील बनाया जाए, तभी तो यहाँ पे भारत का जीडीपी बढ़ेगा। भारत का जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा, फिर उस जीडीपी में से जो भी अलग अलग एरियाज में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, फिर उसमें यहाँ पे सहायता कैसे दी जाएगी, या फिर उस जीडीपी को बढ़ाने में उस एरिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हर हाल में क्या करना होगा, यहाँ पे तो समृद्धि दर बढ़ाना होगा, गतिशीलता को बढ़ाना होगा। और ये सब इतनी आसानी से तो नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे अवसंरचना का डेवलपमेंट। अवसंरचना का डेवलपमेंट, जिसको बुनियादी जो भी, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है, इसका यहाँ पे ज़रूरी है। एक ऐसी अवसंरचना का यहाँ पे विकास करना जिससे भारत आधुनिक भारत की राह पे यहाँ पे चल पड़े। अर्थात यहाँ पे जितना हो सके कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। जैसे कि यहाँ पे रोड हो जाएगा, रोड को बढ़िया करना है, पानी की सुविधा को हर हाल में ठीक करना है। उसी तरीके से यहाँ पे हवाई जहाज़ हो गया, हवाई जहाज़ हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ के लिए अस्पताल बहुत ज़रूरी है, हेल्थ, ठीक है, रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, ठीक है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जितना भी मैंने ये जो क्षेत्र लिखा हुआ है, जो भी अवसंरचना वाला क्षेत्र है, इसमें अभी भी भारत में आमूल चूक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आमूल चूक का मतलब कि पूरी तरीके से इसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, तभी जाके ये समृद्धि दर अच्छे तरीके से भारत को मिल पाएगी। अब ये तो इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसके लिए अब ज़रूरी है कि बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, अर्थात टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रयोग किया जाए। चूँकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही कम समय में किसी भी चीज़ को पाने की ताकत रखता है। अब यहाँ पे इस 21वीं सदी में आके, इस 21वीं सेंचुरी में आके बिना टेक्नोलॉजी का आर्थिक विकास की संकल्पना भी यहाँ पे नहीं की जा सकती है। और यही जो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है इसी 21वीं सदी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे अवसंरचना हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन इन दोनों ही स्तरों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है पॉपुलेशन की, यहाँ पे ज़रूरत हो जाता है पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ जनसंख्या। अभी नो डाउट भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 का स्थान, नंबर 1 का जो ताज यहाँ पे, ठीक है, पहुँच चुका है। लेकिन चाइना ने आपने देखा कि उसमें कमेंट भी किया हुआ था कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारे पास लगभग 90 करोड़ से अधिक
अस्किल्ड लेबर है, अस्किल्ड लोग हैं, जो कि भारत के पास यहाँ पे नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे कटाक्ष किया था। इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करना है कि भारत के लिए जो अभी वर्तमान में जो गतिशील जो जनसंख्या है, और ये भी गतिशील जनसंख्या कैसा है कि भारत में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व से अगर कंपेरिजन किया जाए तो सबसे युवा जनसंख्या है, सबसे युवा जनसंख्या है। अब इसी युवा जनसंख्या को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे स्किल करना है, कौशल प्रशिक्षण को दे के इनको स्किल्ड करना है यहाँ पे, तभी जाके यहाँ पे रोज़गार में वृद्धि हो पाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या यहाँ पे दूर पाएगी। और जब इतनी सारी जो सोच पा रहे इतनी सारी जो जनसंख्या किसी भी कार्य को करेगी तो कोई एरिया यहाँ पे ग्रोथ नहीं करे, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इस जनसंख्या को यहाँ पे बेहतरीन करने की यहाँ पे ज़रूरत है कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से। उसके बाद से यहाँ पे मांग की बात की जा रही है। अब इतनी सारी जनसंख्या है यहाँ पे तो मांग भी बढ़ेगी, मांग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप खुद यहाँ पे सोचिए यहाँ पे कि जो मांग है और आपूर्ति श्रृंखला को पूरी क्षमता से तभी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, और तभी जाके पूरा का पूरा जो आर्थिक जो समृद्धि दर है यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ना इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे डिमांड करेगी, बल्कि अगर डिमांड बाकी अन्य देशों से भी आ रहा है, अगर एक्सपोर्ट की भी अब अगर बात आ रही है, निर्यात की भी बात आ रही है, तो इस सप्लाई चेन को यहाँ पे इस बड़ी जनसंख्या से पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत में आर्थिक समृद्धि दर यहाँ पे बनी ही रहेगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र का महत्व। अब इसका काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे महत्व है विनिर्माण क्षेत्र का। जैसे अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा विनिर्माण आधार मौजूद है विश्व में भारत का 5वां स्थान है, हालांकि वर्तमान में अभी नहीं है, ठीक है। 5वां स्थान इस संदर्भ में है कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो 5वां विनिर्माण उद्योग का पूरी तरीके से आधार यहाँ पे मौजूद कर सकता है, मैंने उसका, ठीक है, पूरा जो डेवलपमेंट है यहाँ पे कर सकता है। और जब इतने बड़े मात्रा में होगा तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट जारी किया जाता है केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये तिमाही रिपोर्ट जारी करता है, तिमाही रिपोर्ट जारी करता है पूरा का पूरा, अलग अलग जो भी सर्वे होता है यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों का सर्वे करके, इसमें यहाँ पे तिमाही रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि भारत में 9 क्षेत्र को यहाँ पे चयनित किया गया है। 9 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं, रोजगार के अपार संभावनाएँ हैं। और ये 9 क्षेत्र, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। और इसीलिए विनिर्माण का जो कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत के योगदान में लगभग 39% तक यहाँ पे हो सकता है। ये यहाँ पे बातें की जा रही है केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी बातों को देख लेते हैं कि अगर देखा जाए अभी वर्तमान में तो भारत में 45% से अधिक जो विनिर्माण जो उद्योग है, 45% से अधिक जो विनिर्माण उद्योग है, ये MSME में है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में है यहाँ पे, जहाँ पे, ठीक है, बहुत ही कम पैसे में कोई भी बिजनेस यहाँ पे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, स्किल्ड लेबर की, कौशल प्रशिक्षण जैसे, ठीक है, विकास की ज़रूरत है जो भारत के विनिर्माण उद्योग का संचालन करते हैं। इसी के अलावा कुछ और भी बातों को हम लोग देख लेते हैं कि भारत में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे क्षेत्र उभरे हैं, कुछ ऐसे जो नए क्षेत्र उभरे हैं जहाँ पे असीमित क्षमताएं हैं इस विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के लिए। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा परिधान को लेके, टेक्सटाइल तो आपको पता ही होना चाहिए कितनी बड़ी मात्रा में, ठीक है, डिमांड है भारत में। लेकिन बांग्लादेश देखिए अभी टेक्सटाइल के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्मेटिक यहाँ पे हो जाएगा, कॉस्मेटिक, सहायक साज सज्जा हो जाएगा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल हो जाएगा, दवा के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल ड्रग के क्षेत्र में यहाँ पे। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन, इन सारे ही क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तो अभी भी
बहुत बड़े मात्रा में अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ रहा है। अब ये डिमांड जो बढ़ रहा है बदलते समय के अनुसार, बदलते पैटर्न के अनुसार, तो इसको यहाँ पे पूरा भी करना होगा। और इसको पूरा जैसे यहाँ पे किया जाएगा तो फिर इस एरिया से भी अर्थव्यवस्था में योगदान यहाँ पे आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं अभी इतना आसान नहीं है भारत के लिए। इन सारे ही चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए भारत के सामने अभी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे चुनौतियाँ मौजूद है, बहुत बड़ी मात्रा में चुनौतियाँ मौजूद है। खासकर ये जो नए क्षेत्र आ रहा है इस एरिया में काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चुनौतियों की। तो जैसे नंबर 1 चुनौतियाँ है यहाँ पे कि अभी भी पिच पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अर्थात कमज़ोर अवसंरचना, कमज़ोर अवसंरचना। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, बिजली आपूर्ति। अभी भी एमएसएमई को जितना बिजली मिलना चाहिए देखिए मिल नहीं रहा है। और आज के समय में जितना भी विनिर्माण क्षेत्र है, बिना बिजली का आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे योजनाओं की देखिए बहुत अधिक भरमार है, बहुत अधिक भरमार है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो तरीके से किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या का कारण है। एक जो इको सिस्टम होना चाहिए, एक जो इको सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए इन सारे ही चीज़ों के लिए, एक अनुकूल जो वातावरण यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से ये लोग मोटिवेट नहीं हो रहे, प्रोत्साहन इनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब इन्हीं सारी चुनौतियों को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए यहाँ पे मेक इन इंडिया इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेक इन इंडिया इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस मेक इंडिया का, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि रोल माना जाएगा विनिर्माण के क्षेत्र में ही है। हालांकि नाम से जैसे लग रहा है मेक इन इंडिया पूरे भारत को बनाना है, लेकिन विशेष तौर पे जो बड़ा आपने शेर देखा होगा उसमें अधिकतर जो कलपुर्जे है दिखाया गया है वो विनिर्माण क्षेत्र से यहाँ पे बिलोंग करता है। लेकिन वो तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब सेवा क्षेत्र को भी यहाँ पे मजबूती मिलेगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मेक इन इंडिया एवं विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति, विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति। तो यहाँ पे किस तरीके से मेक इन इंडिया को आपको जैसे पता होना चाहिए कि 2014 में देखिए जब मोदी गवर्नमेंट आई, यहाँ पे बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई, तो उसी समय 2014 में इसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया। और यहाँ पे विनिर्माण पे बहुत अधिक बल दिया गया, विनिर्माण पे बहुत अधिक बल दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टार्टअप पे बहुत बल दिया गया, इंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अधिक बल दिया गया, जिसके वजह से अधिक, ठीक है, लोगों को रोज़गार मिल सके। आता है ना, देखते हैं बार बार कोट आता है मोदी गवर्नमेंट का कि भाई रोज़गार लेने वाला नहीं बनो, रोज़गार देने वाला बनो। तो यही है स्टार्टअप, इसी स्टार्टअप में रोज़गार तेज़ी से यहाँ पे मिल पाएगा। अब इसी से आपको लिंक करना है कि 2020 में कोविड के दौरान यहाँ पे क्या लाया गया, आत्मनिर्भर भारत लाया गया, आत्मनिर्भर भारत लाया गया। और इसी अभियान के तहत भारत के आर्थिक रूप से भारत को क्या करना है, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन ये आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारत विनिर्माण क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे, ठीक है, रोल प्ले कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि भारत में देखा जाए तो भले ही एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, लेकिन सबसे अधिक रोजगार देने वाला एग्रीकल्चर ही है। ठीक वैसे ही यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन सेवा इतना तो नहीं है, लेकिन रोजगार यहीं से जनरेट होता है। तो ऐसे जगहों को बढ़ाने की ज़रूरत है ना, ताकि सारे ही लोगों के पास पैसा आ पाए, सारे लोग जो भी आजीविका के जो साधन है उसको यहाँ पर पूरा कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है इसको, ठीक है, आत्मनिर्भर को यहाँ पे विनिर्माण से जोड़ने का। अब यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने टारगेट किया हुआ है कि 2025 तक, अभी कितना दिन बचा हुआ है देख के चलिए, 2 साल मुश्किल से बचा हुआ है, 2025 तक जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण का जो हिस्सा है यहाँ पे बढ़ा के 25% यहाँ पे करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका जो उद्देश्य है मुख्यतः देश की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना है। ये 25% तभी मिलेगा जब भारत की विनिर्माण क्षमता यहाँ पे मजबूत हो पाएगी, ठीक है, और तभी जाके यहाँ पे बड़ी मात्रा में रोज़गार जनरेट भी हो पाएगा, रोज़गार जनरेट हो पाएगा, ठीक है। और इसी के तहत रोज़गार का टारगेट रखा गया था 2022 तक, समझ पा रहे हैं, लगभग 100 मिलियन, 10 करोड़ का इसमें रोज़गार रखा गया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या इतना रोज़गार मिला, खुद अपने आप से पूछिए, ठीक है। तो अभी भी इसका मतलब कि बहुत सारी यहाँ पे कमियाँ मौजूद है।
अब यहाँ पे पूरे पूरे मेक इन इंडिया को देखा जाए तो जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का पिलर था, वैसे ही मेक इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर है, कुछ यहाँ पे पिलर है। तो थोड़ा इसके पिलर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलर है, थोड़ा सा उन पिलर को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत जो भी इसका जो इम्पोर्टेंट पिलर है, ठीक है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट पिलर है, नई प्रक्रियाएं। अब इस नई प्रक्रियाएं के अंतर्गत आपको बताने की कोशिश करना है कि उद्यमिता को, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, व्यवसाय में आसानी करने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्थात कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भारत में आसानी से बिजनेस यहाँ पे कर सकता है, और इसके लिए एक शानदार इकोसिस्टम यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसे कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत कम हो, कंपनियां ही, ठीक है, सारी चीज़ों को रेगुलेट करें, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप यहाँ पे कम से कम हो। तो नई प्रक्रियाओं के तहत यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत अधिक बल दिया गया। दूसरा चीज़ है यहाँ पे नई अवसंरचनाएं, ठीक है। अब नई अवसंरचना में क्या है कि जो भी नए नए क्षेत्रों को यहाँ पे डेवलपमेंट करने का कोशिश करना है। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा औद्योगिक कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन जितना भी औद्योगिक कॉरिडोर बनाए देखेंगे तो भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में बनाया गया है, दक्षिण में बनाया गया है, लेकिन इधर बिहार, यूपी के तरफ, पूर्व के क्षेत्रों की तरफ बहुत कम बनाया गया है। और औद्योगिक कॉरिडोर हो गया, स्मार्ट सिटी का विकास करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ठीक है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका तेज़ी से यहाँ पे विकास करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से विकास करना है, संचार व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है यहाँ पे, चूँकि ये सब क्या है, नई संरचनाएं हैं, और इसको पूरा करने का बेहतरीन तरीके से प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि इस क्षेत्र में कोई भी कंपनी अगर काम करना चाह रही है तो इसके लिए यहाँ पे तीव्र पंजीकरण प्रणाली को लाया गया है। इसके साथ साथ अगर किसी का भी इनोवेटिव आइडिया है तो कोई उस आइडिया को चला ना जाए, ठीक है, होता है ना, कॉपीराइट वाला मामला बहुत सारा आता है। तो भारत में भी यही माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत कमज़ोर है, तो इसको मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आईपीआर को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नव प्रयोग और अनुसंधान क्रियाकलापों को यहाँ पे मदद मिल सके, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा नया क्षेत्र। यहाँ पे अब नई अवसंरचना है जिसका पूरा डेवलपमेंट करना है, लेकिन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नया क्षेत्र। अभी नया क्षेत्र में देखा जाए यहाँ पे तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे कोशिश करना है कि एफडीआई को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि भारत के पास पैसा तो इतना है नहीं कि सारे क्षेत्रों में जितनी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के तहत, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया जाए। इन्वेस्टमेंट जब तक आएगा नहीं तब तक, ठीक है, उसका आउटकम भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो एफडीआई जहाँ पहले हम लोगों ने देखा था लगभग 49% होता था, अब लगभग हर क्षेत्रों में बढ़ा के 74% तक इसको यहाँ पे रखा गया है। इसको और भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए रक्षा हो गया, इसके अलावा बीमा, चाहे हम लोग यहाँ पे चिकित्सा उपकरण की बात कर ले, निर्माण के तहत पूरा यहाँ पे रेलवे और संरचना की यहाँ पे बात कर लें, तो ये बहुत सारा जो एरिया ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, कोई कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे कि एफडीआई बड़ी मात्रा में आ पाए। और यहाँ पे इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि आसान बनाने की कोशिश किया गया है कि यहाँ पे जो सरकार जो है यहाँ पे बिल्कुल ही देखा जाए तो, ठीक है, बहुत ही कम अपनी भूमिका निभाएगी। अर्थात सरकार यहाँ पे मिनिमम रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, मिनिमम विनियामक बोलते हैं ना इसको, मिनिमम रेगुलेट करने की, मिनिमम हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी। तो 3 एरिया को हमने देखा, कुछ और भी एरियाज हैं इसी मेक इन इंडिया के तहत। जैसे कि चौथा एरिया यहाँ पे हो जाएगा व्यापार संतुलन। एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखते चलिए। व्यापार
संतुलन। ठीक है, अब व्यापार संतुलन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जितना हम कम विनिर्माण करेंगे उतना ही हमें आयात करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, तो इसको ज़रूरत है कि अगर हमारे पास पूरी पूरी अगर डिमांड है तो सप्लाई भी अपने आप से हम खुद यहाँ पे कर पाए, तभी तो आयात और निर्यात के बीच की दूरी को यहाँ पे कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे व्यापार संतुलन में यहाँ पे कोशिश करना है कि एक्सपोर्ट को यहाँ पे अधिक से अधिक बढ़ावा दे, तभी जाके इंपोर्ट यहाँ पे कम हो पाएगा। और अभी भी हमने देखा कि भारत रक्षा जैसी चीज़ों में आत्मनिर्भर नहीं है। कितनी बड़ी मात्रा में अमेरिका और रूस से बड़े मात्रा में भारत हथियार आयात करता है। तो समस्या है कि नहीं है, यहाँ पे भारत का पैसा कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। अतः व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए विनिर्माण सेक्टर की बहुत बड़ी यहाँ पे, ठीक है, भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट नाम से ही यहाँ पे लग रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट, लेकिन मल्टीप्लायर कब होगा? बड़ा संख्या में कब मिलेगा? जब हम उसको बड़ा बनाएंगे। अर्थात आपको ऐसे समझना है, इन्वेस्ट को आपको बढ़ाना होगा, और ये इन्वेस्ट को बढ़ाने से अब कोशिश करना है कि मैक्सिमम जितना आउटपुट मिल पाए, मैक्सिमम जितना आउटपुट मिल जाए, इस पे भी बल देना है। मैंने होता है ना मिनिमम, ठीक है, मिनिमम फिक्सम मैक्सिमम वर्क, तो ये वही वाला मामला है कि जितना कम से कम मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट जितना अधिक से अधिक से हो, उसके रेशियो में यहाँ पे आउटपुट को क्या करना है? अधिक बढ़ाना ही बढ़ाना है, और तभी जाके निवेश में वृद्धि होगी सरकार के, ठीक है, जीडीपी में यहाँ पे वृद्धि होगी। तो यहाँ पे समझना होगा आपको कि हर हाल में मल्टीप्लायर इफेक्ट को बेहतरीन तरीके से किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है कौशल विकास। बहुत सारी देखिए स्कीम है, आपको पूरा पूरा लिखना होगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, आसानी से क्लासरूम में आपको सब क्लियर हो जाएगा। कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण, कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण, तो ये आप जान ही रहे हैं यहाँ पे कि कितना ज़रूरी है। यहाँ पे स्किल्ड लेबर की यहाँ पे कितनी ज़रूरत है यहाँ पे। अब यही यहाँ पे किया जा रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौशल निर्माण बहुत ज़रूरी है, और ये तभी ये जब तक स्किल्ड यहाँ पे लेबर होगी तभी ये जाके तकनीक के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएगी, तभी तो ये कंप्यूटर चला पाएगी, वरना फिर कैसे हो पाएगा? समस्या यहाँ पे होगा ही होगा। और जब इस तरह की गतिविधियाँ होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अवसरों में वृद्धि होगी, श्रम बल को, ठीक है, बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि मेक इन इंडिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका यहाँ पे क्या हो सकती है। अभी जो भी मेक इन इंडिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने देखा मेक इन इंडिया को लेके विनिर्माण में देखा जहाँ पे वो सेकेंडरी सेक्टर था, और अब हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जहाँ पे टर्शियरी तृतीयक सेवा क्षेत्र वाला होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे कुछ एरिया कुछ को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। अब चलिए इन्हीं एरिया को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत रक्षा अनुसंधान। आत्मनिर्भर भारत रक्षा अनुसंधान, नाम ही लग रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में हमें क्या करना है कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने इंपोर्ट को, आयात को कम करना है, और ये तभी हो पाएगा जब रक्षा अनुसंधान पे हम लोग अधिक से अधिक बल देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे यहाँ पे ज़रूरत है यहाँ पे अनुसंधान, रिसर्च, जितना अधिक हो सके रिसर्च पे हम बल दें। एक बार रिसर्च कर लेंगे, हमें बनाना आ जाएगा जो भी हथियार, तो हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर यहाँ पे हो जाएंगे, हमारा पैसा भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान आज के समय में आपको पता होना चाहिए कि जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ स्थल तक सीमित नहीं रह गया है। आज मतलब विश्व में डंका उसी का बज रहा है, जो देखा जा रहा है कि कौन मार्स पे पहुंच गया, कौन, ठीक है, चंद्रमा पे पहुंच गया। तो आज जो लड़ाइयाँ है देखिए बिल्कुल ही अंतरिक्ष तक यहाँ पे पहुंच चुकी है। वैसे में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि भारत में अधिकतर यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है, गवर्नमेंट जो कंपनियाँ हैं यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हर हाल में निजी सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए, निजी सेक्टर को बढ़ावा जाए। टैलेंट यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि अमेरिका में देखिए एलोन मस्क, कितना उसका, अमेरिका वालों ने अगर उसको निजी सेक्टर के तहत उसको मोटिवेट नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो क्या इतना आगे हो जा पाता? स्पेस एक्स
तो ये ज़रूरी है निजी सेक्टर को यहाँ पे हर तरीके से बढ़ाया, ठीक है, दिया जाए। इनको भी यहाँ पे जितना हो सके रिसर्च का मौका मिलना चाहिए, रिसर्च का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अभी पूरी तरीके से मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनको निजी सेक्टर को यहाँ पे, ठीक है, भविष्य में आउट स्पेस की भी यहाँ पे इजाज़त देनी चाहिए, आउट स्पेस की भी इजाज़त देना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने बताया अभी, ठीक है, एलॉन मस्क की हम लोग चाहे बात कर लें। इसके अलावा यहाँ पे जो भी तकनीक जो है, समझने का प्रयास कीजिए, जो भी तकनीक है इसी अंतरिक्ष विज्ञान के तहत, जैसे कि होता क्या है कि रिमोट सेंसिंग डेटा अभी भी उपलब्ध यहाँ पे नहीं हो पाता है। रिमोट सेंसिंग डेटा, इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी के किसी भूभाग का चित्र लेना, क्योंकि अब सपोज करिए कि भारत में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इमेज ही नहीं मिल पाता है, लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे। तो अगर ये सारा जो इमेजेज अगर मिल जाएगा तो वहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि वहाँ क्या कमी है, क्या वहाँ पे प्रचुरता है, कहाँ पे खनिज संसाधन मौजूद हैं। तो इसके लिए रिमोट सेंसिंग डेटा बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पे, कि इसको और मजबूत बनाने की कोशिश करना है, इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, ताकि चित्रात्मक जो प्रस्तुति है भारत के पास, ठीक है, डेटा के रूप में आ पाया, और भारत तब जाके इसको लेके कोई यहीं यहाँ पे, ठीक है, पॉलिसी बना पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एरिया हो जाएगा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, थोड़ा सा, ठीक है, राइटिंग आप लोग मेरी आवाज़ को सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान को भी शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैंसर। कैंसर को यहाँ पे ले लीजिए। वर्तमान में कैंसर के किफ़ायती उपचार के लिए आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब समस्थानिक आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका परमाणु संख्या सब समान होगा, लेकिन उसका जो एटॉमिक, ठीक है, जो मास होगा वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे कि एक इट्रियम हो गया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है जैसे कैंसर के प्रयोग में किया जाता है। इट्रियम 90 से बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ पे खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया या फिर यहाँ पे निजी हो गया, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिल के अगर काम करें तो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में भी अच्छा खासा स्कोप है इसके डेवलपमेंट का। अब इसका कई सारा एग्जाम्पल है जहाँ पे अभी इसका प्रयोग होना बाकी है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग ले लीजिए। फूड प्रोसेसिंग को यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे किस तरीके से अगर विकर्ण तकनीक का इस्तेमाल अगर किया जाए तो यहाँ पे कृषि सुविधा में बहुत ही सहायता मिलेगी, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में भी बहुत मदद मिलेगा, जैसे कि वेयर हाउसिंग को बनाना। इसके अलावा जो कोल्ड चेन होता है ना, शीत श्रृंखला जो आपूर्ति होता है, कैसे वस्तुओं को लंबे समय तक उसके तहत संरक्षित किया जाए, डेयरी को कैसे संरक्षित किया जाए, ऐसे बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर इस परमाणु ऊर्जा का अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो भारत की कृषि व्यवस्था के साथ साथ किसान भी आत्मनिर्भर यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी तकनीक हो सकता है, कुछ, ठीक है, और भी तकनीक यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे, ठीक है, मैंने सब, सॉरी, ठीक है, सब आत्मनिर्भर भारत रक्षा अनुसंधान के तहत, ठीक है, मैंने अभी अंतरिक्ष विज्ञान को यहीं पे चर्चा कर दिया। इसके बाद परमाणु ऊर्जा को भी यहीं चर्चा कर दिया, ठीक है, आपको उधर ही लिख लेना। इसके बाद अन्य तकनीकों की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको और कहाँ कहाँ अब सही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिल्कुल ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर में अभी आप देख पा रहे हैं कि नेट में कितनी अधिक जो स्पीड आ चुकी है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके, और इसमें यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। रोबोटिक्स में नैनो तकनीक में, ये सब इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके बारे में आपको सर्च करना चाहिए, ठीक है, कि क्या है ये सब नैनो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पे जैव सुरक्षा, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा बायोमास, ठीक है। इन सारे ही
तकनीकों के माध्यम से या फिर इन सारे ही चीज़ों में एक शानदार अगर तकनीक का प्रयोग किया जाए तो आसानी से ये मेक इन इंडिया को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी ये बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया पूरा पूरा, ठीक है, क्या इसका रोल हो सकता है मेक इन इंडिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। अब यहाँ पे इसके कुछ प्रभावों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किसका प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव तो आपको पता ही होना चाहिए। अब जब इतना सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा तो भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, अलग अलग एरिया का अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अधिक होगा, रोज़गार अधिक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रभाव के रूप में दिखाना है कि उत्पादकता में, प्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होगी, बड़ी तेज़ी से वृद्धि होगी, संतुलित विकास को यहाँ पे बल मिलेगा। दूसरा चीज़ है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार को हर क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, हर क्षेत्र में यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आपको बताना है कि रोबोट तकनीक से रोज़गार में कमी आ सकती है, जैसे अभी आज चैट जीपीटी का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, किस तरीके से रोज़गार खा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एक समय था जब शुरुआत में जब मशीनीकृत उद्योगों का जब विकास हो रहा था, उस समय बोला गया था कि हो सकता है कि सारा काम अब मशीन कर दे और मनुष्य सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हो सकता है कि बेरोजगारी की राह पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उस मशीनीकृत उद्योगों के साथ साथ श्रम को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। यहाँ भी वही चीज़ कहा जा रहा है कि रोबोट में जब यहाँ पे, ठीक है, रोबोटों की संख्या में वृद्धि हो गई तो स्वाभाविक सी बात है श्रम की उत्पादकता में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे एक जॉब का नाम है बुल कॉलर जॉब। बुल कॉलर जॉब, बुल कॉलर जॉब का मतलब होता है कि, ठीक है, वर्किंग क्लास कर्मचारी जिसको बोला जाता है, घंटे के आधार पे लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे इनकी, ठीक है, संख्या में डिमांड हो सकती है, रोजगार में यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। इसी के तहत यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में गति को बनाया जा सकता है, गतिशील अर्थव्यवस्था को, ठीक है, ये मेंटेन करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना और तेज़ी से यहाँ पे मजबूत होगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है कि देखिए मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित किया गया है। जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत कुछ यहाँ पे लक्षित क्षेत्र है, लक्षित क्षेत्र, अब वही सारे जो लक्षित क्षेत्र है मैंने सब आपको बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे दूरसंचार हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, दूरसंचार ध्यान रखिएगा, फार्मास्यूटिकल हो गया। इसके अलावा भी देखिए, ठीक है, टूरिज्म बहुत तेज़ी से भारत में डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो बड़े मात्रा में अगर निवेश यहाँ पे किया जाए तो रोज़गार को क्या मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगा। यहाँ पे अगर बहुत बड़े मात्रा में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो रोज़गार को भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे वृद्धि मिलेगी ही मिलेगी। और अब ज़रूरी हो गया है कि अब यहीं तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि इसके साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के विकास पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसके वजह से भारत में रोज़गार सृजन होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान होगी। और ऐसे में आपको शामिल करना है यहाँ पे कि एक छोटा सा इधर विनिर्माण का टेलर देते हुए, विनिर्माण सेक्टर का टेलर देते हुए आपको बताना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि दूसरा पार्ट ये भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने आत्मनिर्भर भारत को या फिर मेक इन इंडिया को अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, दोनों को चेक एंड बैलेंस करके बताना है कि दोनों में काफ़ी संभावनाएं हैं, दोनों की बुनियादी स्तर में बड़े लेवल पे यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से भारत का जीडीपी बढ़ सकता है, भारत की समृद्धि दर यहाँ पे बढ़ सकता है, तभी जाके भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ यहाँ पे चल पाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रश्न में, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।